कल अपन एमीन की बात कर रहे थे। अमोनिया जिसमें नाइट्रोजन sp3 संकरित अवस्था में होता है, और अमोनिया जिसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। लोन पेयर होने का मतलब हुआ कि अमोनिया क्षारीय प्रकृति की होती है। अमोनिया से एक H हटने से या ये कहें प्रतिस्थापित होने से जो एमीन बनती है उसको 1 डिग्री प्राथमिक एमीन कहते हैं। 2 H हट जाएंगे तो ये द्वितीयक एमीन है, और 3 H प्रतिस्थापित हो जाएंगे तो ये तृतीयक एमीन है। कल आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, यहाँ H लिख दिया था, उसको आप संशोधन कर ले, N कर ले उसको। इसको आईपीएससी में एल्केन एमीन कहते हैं। इन्हें एन एल्किल एल्केने मीन कहेंगे, और इसे बोलेंगे एन एन डाई एल्किल एल्केने मीन। एलिफेटिक एमीनों के लिए आपको कहा था कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n+3n होता है, और ये आपस में क्रियात्मक समावयवी होते हैं। कल आपको एक क्वेश्चन दिया था C4H11n के समावयवी बनाने के, आप लोगों ने काफी ने बताए भी हैं। कुल उसके 7 समावयवी बनते हैं, आप लोग बनाए। एक बार में उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे अपन। C4H9 के जो समावयवी हैं 4 कार्बन है, स्वाभाविक बात है। ब्यूटिल होगा तो 4 हो गए, नॉर्मल ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। आप उनकी संरचना बना लें तो भी आप सरल कर सकते हैं। ये आपने बनाई कि सर ये नॉर्मल ब्यूटिल है, आपने ये बनाई कि ये द्वितीयक ब्यूटिल है, आपने ये बनाई कि ये आइसोब्यूटिल है, और आपने ये बनाई कि ये तृतीयक ब्यूटिल है। इसके बाद वो कितना सरल सा काम है। आगे आपको NH2 जोड़ना है। यहाँ NH2 जोड़ा, ये NH2 जोड़ दिया मैंने, NH2 जोड़ दिया। और जब NH2 जोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब हुआ ये सारे के सारे प्राथमिक एमीन है। NH2 अभिलाक्षणिक समूह है प्राथमिक एमीन का, और ये NH ये होता है द्वितीयक एमीन का, और N होता है तृतीयक एमीन का। और इसलिए मैंने कल बताया इमिनो और तृतीयक नाइट्रोजन परमाणु। इसका जब आप नाम लिखेंगे, दोनों नाम है ना क्लियर है आप लोगों के, ये नॉर्मल ब्यूटिल एमीन और इसको ब्यूटेन 1 एमीन बोल देंगे। ब्यूटेन 1 एमीन क्यों कह रहे हैं? NH2 जुड़ा हुआ कहां पर है? 1 नंबर पे जुड़ा है। 1 नंबर जुड़ा, अंक तो बताना ही है ना भाई। आईपीएससी में तो नंबर बताते हैं अपन। तो नॉर्मल ब्यूटेन एमीन का आईपीएससी नाम क्या हो गया? ब्यूटेन 1 एमीन या 1 ब्यूटेन एमीन भी बोले, दोनों सही है। यहां ये द्वितीयक ब्यूटिल है, अंकन करेंगे तो आप दोनों नाम लिख सकते हैं, ब्यूटेन 2 एमीन या 2 ब्यूटेन एमीन, और ये आ जाएगा आइसोब्यूटिल। अब इसमें देखिए जनक 3 की है, ये प्रतिस्थापी मेथिल, ये क्रियात्मक समूह, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन। इसमें 3 की है, 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। ये तो थे तीनों के तीनों जो चारों बनाए हैं वो किसके हैं? प्राथमिक एमीन के। इसी तरह से आप द्वितीयक एमीन बना सकते हैं। देखिए ये द्वितीयक एमीन आ गई, जो ही आप NH लिख रहे हैं यहाँ पर, इसका अब साधारण नाम क्या हो जाएगा? मेथिल N प्रोपिल एमीन। ये मेथिल है ना, ये N प्रोपिल है, तो सीधा है मेथिल N प्रोपिल एमीन। और आईपीएससी में आपको क्या करना पड़ेगा? N पे, क्योंकि इसका आईपीएससी पर N एल्किल एल्केन एमीन कहते हैं, तो N मेथिल प्रोपेन 1 एमीन या 1 प्रोपेन एमीन दोनों सही हैं। अंकन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, जो प्रोपिल आ जाएगा, क्योंकि उसकी 2 संरचना बनती है ना, एक नॉर्मल और एक आइसो, दोनों संरचना बनती है। वहां पर यदि अपन अंकन नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगी भाई। अब इसको आप
ये लिख सकते हैं। अब इसको देखो मेथिल, ये हो गया आइसोप्रोपिल, क्लियर है ना, मेथिल आइसोप्रोपिल एमीन। और अंकन जब करेंगे तो ये होगा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एन पे तो मेथिल है ही, एन मेथिल प्रोपेन 2 एमीन या 2 प्रोपेन एमीन, दोनों सही हैं। ये दोनों देखो द्वितीयक एमीन है, तो आप 4 का जोड़े से लगा सकते हैं। 4 कार्बन करने, एक तरफ 1 कर दिया, दूसरी तरफ 3 कर दो, या 4 का संभावना ये है कि आप 2-2 कर दो, द्वितीयक बनाने 2-2 जो ही करेंगे तो इसको अपन डाइएथिलेमीन, और आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, एन एथिल एथेनेमीन, एन एथिल एथेनेमीन। तो ये 4 बने इसके संभावित प्राथमिक एमीन के, 3 बन गए द्वितीयक एमीन के, तृतीय का तो एक ही बनेगा ना, क्योंकि 4 का जोड़ बनाना है। तो तृतीयक में चूंकि 2 तो एल्किल समूह होते ही है, तीसरा भी होना है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एन एन डाइमेथिल एथेनेमीन। एन नहीं, ये नाइट्रोजन वाला एन है, स्मॉल नहीं है, नॉर्मल वाला नहीं है, कैपिटल एन है। इस पे 2 जुड़ गई, इसको जनक मानेंगे ज्यादा वाले को, इसे एन एन डाइमेथिल एथेनेमीन। तो 7 समावेश इसके अंदर बनते हैं। अपन जब एमीन पढ़ेंगे, आपके सीनियर में भी है, ये सब नाम वापस भी आएंगे, तो अब आप ये भी पढ़ेंगे कि एमीन चलो क्रियात्मक समावेशता दर्शाता है, श्रृंखला भी दर्शाता है। तो एमीन में एक बहुत अलग से, जो आप लोगों को कई कन्फ्यूजन भी होती है, मध्यावयवता भी प्रदर्शित करती है। ये नाम सुना ना आपने, संरचनात्मक समावेशता में नाम आता ही है मध्यावयवता। ये कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। मध्यावयवता का मतलब ये होता है कि एक बहुसंयोजी परमाणु से जुड़े हुए समूह, यदि जैसे मान लीजिए ये यौगिक लिखा मैंने CH3 CH2 NH CH2 CH3, और दूसरा यौगिक ये लिख दिया, तो इस शब्द को मैं ये बोलता हूं कि एक CH2 समूह का विनियोजन मतलब इधर आया ही है, एक CH2 समूह का विनियोजन हो रहा है। तो ये दोनों, क्योंकि दोनों ही द्वितीयक एमीन है, लेकिन इनमें कौन सी समावेशता कहेंगे हम लोग, तो हम बोलेंगे इनमें मध्यावयवता है। तो मध्यावयवता शब्द भी, लेकिन प्राथमिक एमीन नहीं दर्शाएगी, ध्यान रखना। द्वितीयक या तृतीयक एमीन मध्यावयवता प्रदर्शित कर सकती है। इस यौगिक के बारे में कल बात हुई थी कि जैसे ये लिखा आपने, इसको ऑर्थो टालुडीन बोलते, टालुडीन, टालुइन नहीं है, कैसे बोल रहे हैं, टोलेडीन। अब इसमें ऑर्थो भी हो सकता है तो मेटा भी हो सकता है, दिक्कत क्या है, यहाँ NH2 लिख दिया, ये मेटा हो गया। पैरा भी हो सकता है, जब बेंजीन पर वलय पर 2 प्रतिस्थापित समूह जुड़े होते हैं तो संभावना होती है ऑर्थो की, मेटा की, पैरा, तीनों बन सकते हैं। ये ऑर्थो है तो ये हो जाएगा पैरा, मेटा सॉरी, और ये हो जाएगा पैरा टोलुडीन। आईयूपीएसी में कई जगह आप पढ़ेंगे, वैसे तो इसका मैं तो जो नाम सजेस्ट करता हूं वो होगा 2 मेथिल बेंजेनेमीन। बेंजेनेमीन सब क्यों बोल रहे हैं अपन, ये मैंने बताया था कि ये जो यौगिक है, जो फेनिलएमीन है, दरअसल फेनिलएमीन, इसका बहुत प्रचलित नाम है एनिलीन। एनिलीन काफी प्रचलित नाम है, लेकिन आईयूपीएसी में आजकल एनिलीन भी सही बोलते हैं। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, जैसे आप बोलते हैं मेथेन को आईयूपीएसी मेथेन बोल रहे हैं, एथेन को आईयूपीएसी में एथेन बोल रहे हैं, वैसे ही एनिलीन को आईयूपीएसी में बोले, लेकिन साथ में बेंजेनेमीन भी है। तो इसका 2 मेथिल एनिलीन या 2 मेथिल बेंजेनेमीन, ये आ जाएगा 1 2 3 3 मेथिल बेंजेनेमीन, 4 मेथिल बेंजेनेमीन। कई जगह मैं देखता हूं ये भी लिख देते हैं कि ऑर्थो एमिनो टोलुइन, तो ये टोलुइन का व्युत्पन्न मानते हुए लिखते हैं, लेकिन जब नियमों की बात आती है तो आप नियम से लिखे तो ज्यादा सही है। कल आपको कार्बोनिल यौगिक के संकरण के बारे में पूछा था, मुझे अच्छा लगा कि ज्यादातर विद्यार्थियों ने सही बताया।
एक आधे विद्यार्थी ने गलती की है, देखिए sp2 और sp2 लिखने में तो सही बोल रहा है, लेकिन ये गलत है और ये सही है। 2-3 विद्यार्थी वैसे लिख दिया और इसका अर्थ सीधा होता है। sp2 क्या है दरअसल कि जब संकरित कक्षक 3 है, इसमें संकरण लड्डू चक्की वाली बात है, लड्डू चक्की है, संकरण लड्डू चक्की है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें मिठाई का बड़ा रहता है कि भी मिठाई मिल नहीं रही है, तो मैं संकरण को बोलता हूँ लड्डू चक्की मॉडल। ये मैं 1-2 दिन बाद बताऊंगा कि दरअसल लड्डू चक्की क्या है, क्यों बोल रहा हूँ उसको, जब मैं संकरण के बारे में कुछ और बातें बताना चाहूंगा। लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि 3 जो संकरित कक्षक है, उस संकरित कक्षक बनने में एक S व 2 P कक्षक भाग ले रहे हैं। बस सीधी बात है। एक S और 2 P, इसलिए ये sp2, ध्यान देना आप, यदि आपने ऐसा लिख दिया sp2 तो ये गलत होगा। sp3 लिखना है तो आप ऐसे लिखिए sp3। आपने जैसे मान लिया किसी ने पूछा sp3d है तो किसी स्टूडेंट ने ऐसे बोल दिया तो गलत हो गया, क्योंकि डी का जो संकेत है वो स्मॉल डी है भाई, तो ये सही होगा। तो कई बार छोटी छोटी चीजें हम लोग गलती करते हैं। जैसे कल C7 शायद HA2 का पूछा था, एक स्टूडेंट ने सही लिखते हुए भी गलत कर दिया। जैसे ये यौगिक किसी ने लिखा, अब इसमें देखो कितने कार्बन है, 7 हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए, सही है ये। एनिसोल बोलते हैं इसको, एनिसोल मेथॉक्सीबेंजीन। लेकिन यदि किसी स्टूडेंट ने जैसे लिखा, एक ने ये लिखा है, अब गिनती तो पूरी है लेकिन यहाँ वो संयोजकता में चूक कर रहा है। वो 3 संयोजकता तो इसकी कार्बन से पहले हाइड्रोजन से होगी, चौथी ये रहेगी, 5वीं तो ऐसा होता नहीं है। तो ये यौगिक संख्या पूरी होने के बावजूद भी ये गलत है। तो कई बार हम भी गलती करते हैं। जैसे मैंने अभी आते ही बताया, गलती मतलब लिखने में कि R3N होना है और लिख दिया R3H। बोले आप यदि सुनेंगे क्लास को तो बोला N है, लिखा H है। तो ऐसे आप लोग भी गलतियां करती। इसलिए कल आपको एक बात मैंने बोली थी, उसमें आप अमल भी करें। लेकिन कई लड़के अलग अमल करते हैं। मैंने कहा कम पढ़े लेकिन ठोस पढ़े, ऐसा हमारे गुरुजी ने बोला। तो कई लड़कों ने बोला कि फिर पढ़ने कम पढ़ लो गुरुजी को। ऐसा नहीं बोला मैंने। इसका मतलब है ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि आप लोग गलतियां ज्यादा करते हैं। तो ज्यादा पढ़े, यदि आपको याद हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये यौगिक लिखा, अब आप इसको आराम से तसल्ली से सोच लीजिए तो आप बता सकते हैं कि सर ये डाईफेनिल है। ये देखो CCH5 लिखा तो ये फेनिल है, ये भी फेनिल है, डाईफेनिल एमीन, या इसको बोलते हैं एन फेनिल। देखो एन पे फेनिल हो गया, एन फेनिल एनिलीन या एन फेनिल बेंजेनेमीन, एन फेनिल बेंजेनेमीन, इस तरह का ये नाम होता है। और काफ़ी करेंगे अपने मीन सिलेबस में, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्रियात्मक समूह और बच गया अपना, और वो बच गया इथर, जो लास्ट है वैसे। और लास्ट सुनते ही आप बड़े प्रसन्न होते हैं, गुरुजी गेल छुट्टी, कितना दिन हो गया। कहीं आप ROR लिखेंगे, कहीं आप ROR डैश देखते हैं, कहीं AROAR देखते हैं, कहीं AROR देखते हैं। तो आप सोचते क्या है ये, तो आप तो बोलते हैं, स्टूडेंट्स आराम से बोलते हैं कुछ नहीं है, आर का मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल है। मेथिल लिख दो, एथिल लिख दो, प्रोपिल लिख दो, आइसोप्रोपिल लिख दो, नॉर्मल प्रोपिल लिख दो, तृतीय ब्यूटी लिख दो। अरे लिखो यार आर की जगह एल्किल, बस आर का मतलब यही तो होता है। और क्या बड़ी चीज होती है, ये आर है बस, और क्या है। जहां होता आर वहां CnH2n+1 सदैव रहता है तैयार। चाहे मेथिल हो, चाहे एथिल हो, चाहे प्रोपिल हो, तो अपने कितना यौगिक कितने कार्बन का बनाना है उस पर डिपेंड है। AR है, नॉट एरोप्लेन, दिस इज फॉर एरोमेटिक, और एरिल शब्द बोलते हैं इसको, एरिल। और आर के लिए क्या बोलते हैं, एल्किल।
और ये टक्कर में आ गया एरिल, जैसे AR इसका संकेत है, जैसे सबसे प्यारा, सबसे सरल, सबसे आसान, हमारा सबका लोकप्रिय, दिमाग के अंदर चढ़ा हुआ फेनिल। तो क्या बना था, फेनाइल लेना। अब कहते एरोमेटिक है तो फेनिल ही लेना, फेना नहीं फेनिल, क्योंकि CCH5 का क्या होता है, फेनिल होता है। हाँ भैया, वो घड़ी वाला भी विज्ञापन किया मैंने एक दिन, पहले दिन, रोहितास, और ये फेना है तो अब तो सब चलता है, क्योंकि समझ में आए बच्चों के, वो अपना उद्देश्य है। और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि ये जो क्लासें अपन चल रही है उसमें अपने स्कूल के पूर्व स्टूडेंट जो बहुत अच्छे परसेंटेज 95 से ऊपर आए, उसको स्कूटी भी मिली थी एक स्टूडेंट सदा सर की, और अपने तो वो इस बार उनके पेरेंट्स हैदराबाद चले गए। खुशी शर्मा, आप में से कुछ लड़के जानती है कि वो साथ पढ़ी हुई है, तो वो भी इसमें जुड़ रही है। डूंगरगढ़ से भी काफ़ी आ रहे हैं। डेली जो सब्सक्राइबर है, देखो क्या होता है कि जैसे आपके नंबर बढ़ रहे हैं, वैसे ही हम तो क्या देखते हैं, हम तो पुराने लोग हैं, लेकिन फिर भी चैनल चल रहा है, तो उसमें 783 जैसे सब्सक्राइब हो गए। और मैं जब क्लास स्टार्ट की थी, जब आप लोगों की इस कोविड-19 से पहले, तो आपको ताज्जुब होगा, महान आश्चर्य होगा कि ओनली 119 से 783 जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन आप ऐसा नहीं हो कि ये आ रहे हैं तो फिर धीमे धीमे पढ़ना कम कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ उत्तर भी आज हो सकता है कि मैं जल्दी में बोल रहा हूँ, लेकिन 4 विद्यार्थियों ने एकदम करेक्ट आंसर दिए थे, 4, और चारों के नाम में एक नया नाम जुड़ा है पहली बार। ये परीक्षा मीणा कहाँ चली गई थी पता नहीं, क्योंकि उसको इनाम मिल गया। जो इनाम मिल जाते हैं स्टूडेंट्स, वो गायब हो जाते हैं। इसको भी इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से का मिला, उसका आज का नाम पद्माक्षी पुरस्कार। यह इंदिरा प्रियदर्शनी है, और शायद 75,000 रुपये की राशि परीक्षा मीणा और खुशी शर्मा दोनों को मिली। और अब खुशी परीक्षा मीणा भी आज आई, और आते ही उसकी जो एंट्री है क्लास में वो बड़ी अच्छी रही। 4 जिन्होंने सही जवाब दिए, सबसे तेज और सबसे आगे इस बार बाजी मार ली जया शर्मा ने। 2 नंबर पे अरमान खान, 3 पे आई परीक्षा मीणा और 4 पे भावना तंवर। इसके अलावा भी कुछ बच्चों ने बताया, लेकिन वही नाम वही है, घूम फिर के छोटी छोटी गलतियां उनके, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, वो देख लें, पूछ ले कहाँ चूक हुई है। कई विद्यार्थी करते क्या है कि जैसे मान लीजिए C6H6O2 का आ गया, 1 बना के जयराम जी कर लिए, 1 तो बना दिया, और फिर क्या बोला, जयराम जी की सा। ऐसे नहीं होता है भाई। और वो आता है, देखो आपको, जब आपने 1 बनाया, ये बना दिया, और मेरे स्टूडेंट हो आप, तो आपके दिमाग में, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बेंजीन वाले पर 2 यदि प्रतिस्थापी है या 2 क्रियात्मक समूह है, तो चूको मत चौहान, और तो मेटा पैरा बनाने से पहले रुकना मत, दबा दब बनाओ। ये बना दिया तो मुझे थोड़ा तकलीफ भी होती है कि स्टूडेंट ने ये क्यों नहीं बनाए, उनको ये बनाने चाहिए थे। बहुत से बच्चे नहीं बना पाते। या एमीन के प्राथमिक बना दिए। आप जल्दी मत करो, आंसर आपका लेट आ जाएगा। वो मैं स्कोर कर रहा हूं आपका, आपके सबको सर्टिफिकेट दूंगा जो भाग ले रहे हैं, सबको इनाम दूंगा मैं। इसलिए आप लोग थोड़ा जल्दी नहीं करके प्रश्न को समझ गए उत्तर देंगे, ज्यादा बढ़िया है। अब बात इथर की आ रही है, ROR डैश, AROR। तो इसके अंदर देखिए, वैसे एक इथर के बारे में बताता हूं, कई जगह लिखा मिलेगा, सही भी है, एल्कोहल के एनहाइड्राइड इथर कहलाते हैं, ऐसे लिखा मिलेगा। कई जगह लिख देते हैं जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न, यह एरिल होते की बात है, व्युत्पन्न
ईथर कहलाते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ा आप लोगों ने कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 मोल को जब हम किसी निर्जलीय कार्य की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एनहाइड्राइड बनता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। उसी को एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। ये की है बात। आप ये समझिए, यदि यहाँ पर एल्कोहल है और एल्कोहल के 2 मोल को निर्जलीय कार्य की उपस्थिति में गर्म करें, जैसे एक निर्जलीय एल्यूमिना भी होता है, तो जल के 1 अणु का निष्कासन होगा और बनने वाले यौगिक ईथर हो जाएगा। इसलिए सही बोला है ना कि एल्कोहल के एनहाइड्राइड ईथर कहलाते हैं। एनहाइड्राइड का मतलब जल का निकलना, पानी उतरना नहीं है, जल का निकलना। और H2O का डाइएल्किल ब्यूटेन क्यों कहते हैं? जल का सूत्र आपको पता है HOH होता है। ये दोनों H की जगह पर R कर दिया आपने तो क्या बन गया? ईथर बन गया। ईथर बेचारा थोड़ा सा अन्याय हो गया ईथर के साथ। अन्याय जब होता है तो उसकी चर्चा भी करते हैं अपन लोग कि ईथर का अनुल्लंघन नहीं लगता है, पुरुलंघन लगता है। आपको पता है एल्कोक्सी बोलते हैं, एल्कोक्सी पुरुलंघन लगता है ना, एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं इनको, एल्कोक्सी एल्केन। और ईथर के बारे में ये भी देखिए कि दोनों एक से हैं तो वो सरल ईथर है, यदि वो अलग अलग है तो मिश्रित ईथर है। तो ज़्यादा इसके अंदर नहीं है, मैं सीधा आपको नाम ही बता देता हूँ। जब अपन ईथर के बारे में पढ़ेंगे तो और से ज़्यादा समझ लेंगे। यौगिक, साधारण नाम और आईपीसी नाम। अब देखिए, शुरुआत तो अपन छोटे से करते हैं भाई। कृष्णा चल रहा है, छोटा सा कान्हा कितना अच्छा लगता है, वैसे ही छोटा सा मैथिल हमको बड़ा प्रिय है, इसलिए शुरुआत करते हैं मैथिल से। दोनों छोटे छोटे समूह जुड़े, O से जुड़े, द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े, और 2 जुड़ गए तो हम बोल देंगे डाई मैथिल ईथर। अब जो मैं कह रहा हूं कि इनको एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं, बस ये नाम याद कर लो आप। एल्कोक्सी पुरुलंघन लगता है, यानी एल्केन के एल्कोक्सी व्युत्पन्न भी कहते हैं इनको। एल्केन के एल्कोक्सी व्युत्पन्न भी ईथर कहलाते हैं। तो यहां पर क्या नाम बचेगा आईपीसी में? मेथोक्सी मेथेन। देखिए बीच में O आ गया ना, O आने का मतलब टूट गई बात। यही बात, ये सरल ईथर है, सरल है ये, सरल। सरल का मतलब ये नहीं है कि समझने में सरल है, दोनों तरफ एक से एल्किल समूह होते हैं उनको सरल ईथर कहते हैं भाई। अब जैसे C2H5 दोनों एक से आ गए, अब ये बोला सरल ईथर है, क्या गुरुजी बाकी 2 किया है? अरे 2 को नहीं, सरल का मतलब दोनों में एक से समूह जुड़ गए। डाईईथर, डाईएथिल ईथर, और इसका आईपीसी नाम हो जाएगा एथोक्सी एथेन। मिश्रित किसे कहते हैं? जैसे एक ही आया और एक ही आ गया। अब देखो अलग अलग हो गया ना, अलग अलग हो गए तो अंग्रेजी रोल नंबर क्लास में बोलते हैं नहीं बोलते? ए रोल नंबर वाला पहले आता है, बी वाला बाद में, ऐसे चलता रहता है। वैसे यहाँ पर भी रोल नंबर है, अंग्रेजी वर्णमाला से चलेंगे, एथिल बाजी मारेगा अंग्रेजी के हिसाब से। और रूट में क्या बोलेंगे? एथिल मेथिल ईथर। लेकिन जब आईपीसी लिखोगे तो जनक श्रृंखला किसको बोलेंगे? तो पहला वाला नियम, वो अंगूर के गुच्छा वाला, बड़ी श्रृंखला चेन करने का। 1 और 2 में कौन बड़ा है? तो अपन नहीं बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, 2 वाला ही बड़ा होता है, कहना मत किसी को 1 वाला होता है। इसलिए मेथोक्सी एथेन। समझ रहे हो ना क्यों लिया एथेन? क्यों ये 2 है, इधर 1 है, तो ये एल्केन का एल्कोक्सी व्युत्पन्न है। अब यदि मान लीजिए ये लिखा, अब आप बताइए मेथिल है, ये नॉर्मल प्रोपिल है, मेथिल एन प्रोपिल ईथर। और जब मैंने कहा प्रोपिल आता है तो अंकन कर देना भाई। क्या आ गया आईपीसी में? 1 मेथोक्सी प्रोपेन। अब प्रोपिल का ये आ गया तो आइसो लिखने के लिए आपका खुद का मन चलता है, गुरुजी आइसो भी लिख दे, लगते हाथ। तो क्या हो जाएगा? मेथिल
आइसोप्रोपिल ईथर। अंकन भी कर दें, 2-मेथॉक्सी प्रोपेन, 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। और आप लोगों को ये पता भी है कि एल्कोहल और ईथर सामान्य सूत्र ये होता है, वो आया था एक बार मैंने क्वेश्चन भी दिया था, आपने कर भी दिया उसको। एल्कोहल व ईथर क्या होते हैं? क्रियात्मक समावी होते हैं, क्योंकि इनका सामान्य सूत्र समान होता है। तो ये सीधा सीधा है कि ज़्यादा कार्बन वाले वो जनक मानते हैं, कम कार्बन वाला उसका व्युत्पन्न होता है, उसके हिसाब से इनका नाम करते हैं। और ईथर के बारे में ये भी ध्यान रखना कि ईथर का एक उपयोग है जो क्लोरोफॉर्म का उपयोग है निश्चेतक के रूप में। आजकल तो क्लोरोफॉर्म की जगह बेहोश करने के लिए ईथर का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। ये याद रखें कि पेट्रोल में भी इसका उपयोग होता है बनाने में, जो कृत्रिम रूप से बनाते हैं। तो देंगे अब ब्रेक आप लोगों को, 5 मिनट कर लो यार ब्रेक। अब क्या है कि तो आपको चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं हमारा ये नहीं है, नेट नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस का ये प्रॉब्लम आती है। तो 5 मिनट का ब्रेक, फिर मिलते हैं अपन।